तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था? हाँ जी। मेरे को जो है गलत फांसा गया है, मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस नहीं है और कोर्ट ने इस केस में जो है बहुत ज़्यादा अनदेखी करी है। जब उसको पीस कर रहा था ये, तो उस बच्चे का कलेजा इसने खा के देख। Cheers guys and welcome to Pack Time Stories। अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी सेक्टर 36 आप सबने देखी होगी और वो देख करके मन में आया होगा कि इस फिल्म में दिखाए गए और ये घिनौना काम करने वाले ये आदमखोर हैं कौन, और अभी हाल ही में जेल से रिहाई के बाद ये दोबारा सुर्खियों में आ गए। खैर 2005 से 2006 के बीच में घटे निठारी हत्याकांड पर बेस्ड ये मूवी है, जिसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम सबको है। ये बात जो हम सबको नहीं पता और जो शायद इंटरनेट पर भी कहीं मौजूद नहीं है, वो ये है कि इन घटनाओं के पीछे जो क्रिमिनल्स थे उनका बैकग्राउंड क्या है। तो आज की कहानी में मैं आपको वो बताऊंगा और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि निठारी में 2005 और 2006 के बीच में हुआ क्या। तो अलेजिडली 2003 से शुरू हुई इन सीरियल किलिंग्स का जो सच था वो ये था कि इस दौरान 19 से ज़्यादा लोग इंसान, और जिसके अंदर ज़्यादातर बच्चे थे, का किडनैप हुआ, की किलिंग्स हुई, रेप हुआ और नेक्रोफीलिया ये सब हुआ। और इसमें ह्यूमन फ्लैश यानी इंसान के मांस का सेवन भी किया गया। ये सब करने वाला कौन था? तो ये सब करने वाले दो इंसान थे, सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर। एक नौकर एक मालिक, एक गरीब एक अमीर, एक जवान एक बूढ़ा, लेकिन दोनों बराबर के वहशी, दरिंदे और आदमखोर। तो शुरुआत करते हैं हम सुरेंद्र कोहली की कहानी से। तो सुरेंद्र कोहली नाम का जो ये शख्स है, इसका जन्म होता है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड में। ये एक बहुत गरीब तबके से आता है और बहुत गरीबी में पलता बढ़ता है। बचपन से लेकर अनपढ़ होता है और बचपन से लेकर ये और जॉब्स करता है, छोटी छोटी नौकरियां यहाँ वहाँ करता है अपने गाँव में। और फिर ये फाइनली एक बुचर शॉप, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में ही, इसके गांव में ही एक बुचर शॉप यानी कि कसाई की दुकान पर नौकरी लगता है और वहाँ पे कसाई का काम सीखना शुरू करता है। आपने मूवी में देखा होगा कि इसकी जो पहली किलिंग थी वो अपनी ही कसाई शॉप के ओनर की थी और जो इसका मामा दिखाया गया फिल्म में। अब इस बात का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि ये इसका मामा था, लेकिन हाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के रिकॉर्ड के अनुसार सुरेंद्र कोहली ने बहुत बार ये कबूला है कि इसकी जो पहली किलिंग थी वो इसी के गांव में, इसी के बुचर शॉप के जो ओनर की थी वो थी किसी डिस्प्यूट को लेकर के, और उसे मारने के बाद इसने उसी ही बुचर नाइफ से उसे चॉप किया यानी उसे काटा और उसके बाद उसके मांस का सेवन किया, यानी इसने ह्यूमन फ्लैश पहली बार तब खाया था। खैर अब ये जब ये पहला खून कर देता है और जब ये पहली बार कैनिबलिज्म करता है, इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट की तलाश में अपने गांव से नोएडा NCR आ जाता है। ये शायद 1993 से 97 के बीच की बात है, अलग अलग रिकॉर्ड अलग अलग बातें बताते हैं, पर चलिए 1995 की बात है जब ये अपने गांव से आ जाता है नोएडा और वहाँ ढूंढने लगता है नौकरी। अब जो इसकी क्वालिफिकेशन थी या जो इसका स्किल सेट था उसके अनुसार इसे सिर्फ एक नौकरी मिल सकती थी, वो थी हाउस हेल्प की। और ये हाउस हेल्प की नौकरी करने लगता है अलग अलग घरों में, अलग अलग बंगलोज में, और इसके ज़्यादातर मालिक जो थे वो हाई प्रोफाइल थे। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इसने जहाँ पर काम किया वो नोएडा के अंदर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर पर काम किया, जिनके साथ बाद में इंटरव्यूज़ में पता लगा कि ये बड़ा एक नॉर्मल इंसान था। तो इसका जो वो टेन्योर था जब ये नोएडा में रहा उस ब्रिगेडियर के घर पर, तब तक ये बड़ा एक नॉर्मल इंसान था और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तब तक सामने नहीं आया था। अब 2003 के टाइम पे
ये दोबारा नौकरी की तलाश में ये गांव चला जाता है कुछ टाइम तक। और गांव का इसका बैकग्राउंड मैं बताना भूल गया, वो ये था कि गांव में इसकी एक माँ है, इसकी एक पत्नी है, इसकी एक बेटी है और एक बेटा जो 10 महीने की उम्र में गुजर जाता है। तो बड़ा एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड है। गांव में इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो अब 2003 में ये गांव से दोबारा नोएडा आता है और इसकी मुलाकात होती है मनिंदर सिंह पंढेर से। मनिंदर सिंह पंढेर चंडीगढ़ का एक बिजनेसमैन है। अब मनिंदर सिंह पंढेर की अगर बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया जाए तो इसका जन्म होता है चंडीगढ़ में 1 अगस्त 1957 यानी 1957 में एक एफ्लुएंट बिजनेस फैमिली में। ट्रकिंग बिजनेस था इनकी फैमिली का, रियल एस्टेट का बिजनेस था जहाँ पर इसका जन्म होता है। 3 भाई बहनों में बीच का भाई था। बचपन इसका बड़ा नॉर्मल गुजरा। इसने बिशप कॉटन शिमला से पढ़ाई करी और उसके बाद इसने सेंट स्टीफन्स दिल्ली से हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करी। पढ़ाई के बाद इसने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उसमें काम करता रहा। फिर इसकी शादी होती है। लेकिन सवाल ये है कि बचपन में ऐसा क्या हुआ मनिंदर सिंह पंढेर के साथ कि उसके अंदर जो बाद में क्राइम्स हम डिस्कस करेंगे उनकी टेंडेंसी जागृत हुई। वो ये था कि जब ये 6-7 साल का था, बहुत छोटा था, तो इसकी माँ की डेथ हो जाती है और इसके पिता जो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन थे वो आज़ाद हो जाते हैं और वो बन जाते हैं एक वुमेनाइजर। अब ये डेली बेसिस पे अपने घर में रोज़ नई औरतों को आते देखता है, वही अय्याशी वाला माहौल, पता नहीं क्या क्या होते देखता है। और एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि इसके फादर एक औरत जिसके साथ रिलेशन में होते हैं उसे अपने घर पर ले आते हैं और अपनी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ और अपनी काफ़ी जायदाद उसके नाम पे कर देते हैं। तो इन सब बातों का, इस ऑर्डर एटमॉस्फेयर का मनिंदर के दिमाग पर शुरू से ही बड़ा गहरा असर पड़ता है। एक इनके फैमिली मेंबर ने एक न्यूज़ चैनल को या फिर किसी अखबार को ये बताया था और उसकी क्लिपिंग मैं लगा दूंगा कि हमारे घर में रहते तो बहुत सारे लोग थे लेकिन महीनों महीनों कोई किसी से बात नहीं करता था। अब मनिंदर बड़ा लोनर रहने लगा, बड़ा अकेला रहने लगा। इसके पास अपने थॉट्स को डिस्कस करने के लिए कोई नहीं था और ये अपने थॉट्स को अंदर ही अंदर बिल्डअप करता गया। खैर, कट टू जब इसकी शादी हो जाती है, इसका एक बेटा होता है और शुरू से इसकी शादी प्रॉब्लमेटिक रहती है क्योंकि इस पर इनफाइडेलिटी और अपनी वाइफ से बहुत बातें छुपाने, उसकी पीठ पीछे और औरतों से मिलने, इस तरह के इश्यूज शुरू से ही होते हैं। और अब एक पॉइंट पर आकर ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने के लिए अपनी फैमिली को चंडीगढ़ से लेकर मूव कर देता है नोएडा में। 1-2 साल ये एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और फिर 2003 में सेक्टर 31 का वो D5 बंगलो, जिसे बाद में हाउस ऑफ हॉरर भी बुलाया गया, वो एक खरीदता है और वहाँ पर इसकी मुलाकात पहली बार होती है सुरेंद्र कोहली से, जो कि नौकरी की तलाश में नोएडा होता है। अब ये घर खरीद लेता है, सुरेंद्र कोहली से मिलता है, उसका इंटरव्यू लेता है, उसे अपने घर में हाउस हेल्प की नौकरी पर रख लेता है। लेकिन उसी दौरान जो मनिंदर की वाइफ होती है उसके पेरेंट्स की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे वापस चंडीगढ़ मूव होना पड़ता है। तो मनिंदर भी उनके साथ वापस चंडीगढ़ मूव हो जाता है, लेकिन ये घर वैसा का वैसा रहता है, जिसकी केयर टेक के लिए सुरेंद्र कोहली होता है, एक ड्राइवर होता है और एक पार्ट टाइम हेल्प एक लेडी होती है। लेकिन 24 घंटे जो घर में रहता है वो सिर्फ सुरेंद्र कोहली है। तो मनिंदर चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वो अपनी विजिट्स के लिए, यानी कि कभी अय्याशी या कभी बिजनेस, जो भी आप कहें, ऐसे विजिट्स के लिए ये वापस नोएडा आता जाता रहता है। अब इन एब्सेंस ऑफ मनिंदर इस पूरे घर में, और घर भी क्या, बहुत बड़े घर में, सुरेंद्र कोहली अकेला रहता है। इसके पास बिताने के लिए बहुत वक्त होता है। उस घर का सब काम वाम संभालने के बाद ये शराब पीता है रोज, और रोज ये मीट खाता है। हर बार शराब पीने के बाद इसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें कैसे ना कैसे करके कंट्रोल करता है। और काफी समय तक ये चलता रहता है, लगभग 6 महीने तक। मनिंदर आता है, मनिंदर लड़कियों से मिलता है, ये उसके लिए लड़कियां अरेंज करता है, मनिंदर चला जाता है,
ये मुनिंदर को ये सब करते हुए देख रहा है और इसके दिमाग में अब वो विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। एक दिन, जो कि 2003 की बात है एज पर द रिकॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। अब जब ये बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो उस दिन उससे कंट्रोल नहीं होता और ये निकल जाता है अपने घर से बाहर स्लम एरिया में। अब ये स्लम एरिया क्या था? निठारी का वो गांव, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ बस्ती थी, जिसके अंदर बहुत सारे माइग्रेंट्स रहते थे, जिसके अंदर से मेजॉरिटी बंगाली माइग्रेंट्स रहते थे। ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड था कि इस बस्ती में लगभग हर घर में 3 से ज़्यादा बच्चे थे और इतना पॉपुलेशन होने के कारण और इतनी गरीबी होने के कारण यहाँ पर वही कीड़े मकोड़ों वाला हाल था लोगों का। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको बाद में पता चलेगा कि इन्हें यहाँ का प्रशासन क्या समझता था। तो खैर, जब ये शराब पी लेता है, ये अपने घर से निकलता है और आपने मूवी में भी ये चीज़ देखी होगी कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। ये बच्चों को बहला फुसला कर अपने घर ले जाता है, फिर जो होता है। तो उस दिन ये पहला इंसिडेंट था जब इसने, शायद 7 साल की एक बच्ची थी जो इसका पहला शिकार था, इसने उसे स्लम एरिया में कहीं पे किसी दुकान के आसपास घूमते हुए देखा और उसने इसे चॉकलेट ऑफर करी है, कुछ बहलाने फुसलाने के लिए कोई भी लालच ऑफर करा। वो बच्ची इसके जाल में फंस गई। इसने बच्ची को ड्रग किया और बच्ची को अपने घर पर ले आया। अब इसे ये नहीं पता था इसे क्या करना है। ये शराब के नशे में था, हाँ, लेकिन इसे ये पता था कि इसने उस बच्ची को रेप करना है और उसके बाद उसका कत्ल करके उसका मांस पकाकर खाना है। तो ये बच्ची को रेप करने की कोशिश करता है। जब बच्ची बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करती है तो ये इरिटेट हो जाता है और गुस्से में आकर उस बच्ची का गला दबाकर उसे मार देता है। फिर उस बच्ची की डेड बॉडी के साथ रेप करने की कोशिश करता है, जिसे नेक्रोफिलिया कहा गया। उसमें भी नाकाम हो जाता है। फिर एंड में बच्ची को, जब जो उसकी डेड बॉडी होती है, उसे अपने ऊपर वाले सर्वेंट क्वार्टर्स के एक बाथरूम में ले जाता है, अपने किचन नाइफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, जो इसे पता है कैसे करना है क्योंकि ये बुचर था बाय प्रोफेशन। और उसके बाद उसके जो कुछ ऑर्गन्स थे उन्हें किचन में लाकर पकाकर खाता है। अब कई सालों बाद इसके मुंह पर दोबारा इंसानी मांस लगा था और अब ये रुकने वाला नहीं था। इसके बाद 18 बार ऐसा हुआ। आप सोचिए, 2003 से 2005 या 6 के दौरान एक छोटी सी बस्ती से 18 लोग गायब हो जाते हैं, एक भी एफआईआर नहीं होती। और ऐसा क्यों? साफ सा कारण था। ऐसा इसलिए कि जिस बस्ती में से ये बच्चे उठा रहा था, वो बस्ती में बहुत गरीब लोग रहते थे, अनपढ़ लोग रहते थे, माइग्रेंट्स थे। तो हर बार जब एक बच्चा गायब होता और उसके पेरेंट्स एफआईआर लिखवाने जाते, तो पुलिस एफआईआर ये बोल के नहीं लिखती थी कि ये स्लम एरिया है, तुम्हारा बच्चा भाग गया होगा। और ऐसा होता भी था, बच्चे भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते। तो पुलिस बेसिकली इन मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस को सीरियसली नहीं लेती थी और कभी ये खबर बनी ही नहीं। तो मीडिया को भी या तो पता नहीं था या इग्नोर होता रहा, जो भी है। तो ऐसा करते करते 17 से 18 बार सुरेंद्र कोहली ने बच्चों को किडनैप किया, बच्चों का रेप किया, बच्चों को मारा और उनका मांस पकाकर खाया। एक भी एफआईआर नहीं। तो आगे क्या होता है कहानी में? गाइस, मैं कनाडा में रहता हूँ और यहीं का सिटीजन हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बच्चा मिसिंग होता है तो पुलिस एक एम्बर अलर्ट जारी करती है। वो एम्बर अलर्ट इरिस्पेक्टिव आपके फ़ोन में नेटवर्क है नहीं है और हर डिवाइस पर वो पॉप करता है, जिसमें उस मिसिंग बच्चे की डिटेल और जो पोटेंशियल सस्पेक्ट होता है, परपेट्रेटर होता है, उसकी डिटेल भी जारी की जाती है। पुलिस पूरे देश को सर पर उठा लेती है एक मिसिंग बच्चे के लिए। एंड इन मोस्ट केसेस 48 घंटों से कम में बच्चों को रिकवर कर लिया जाता है।
ढूंढ लिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बच्चा गरीब है या अमीर है, वो किसी बिजनेसमैन का बच्चा है या किसी माइग्रेंट मजदूर का। खैर, सच्चाई तो ये है कि पुलिस ने लगभग 3 साल तक इन मिसिंग चिल्ड्रन को अनदेखा किया और लगभग 2.5 साल बाद एक दिन 2005 में जो सुरेंद्र कोहली है वो अगेन शराब पीता है और 14 साल की बच्ची जिसका नाम रिम्पा हलदार है और मूवी में जिसे झुम्पा नाम से दिखाया गया है, उसका प्रॉपर विजुअल है उस मूवी में, उसे अपने घर पर ले आता है वही मॉडस ऑपरेंडी फॉलो करते हुए और उसे मारता है, उसे रेप करता है, उसके बाद उसका मांस खाता है। अब रिम्पा हलदार के जो पेरेंट्स हैं वो FIR लिखवाने थाने में जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह अनसक्सेसफुल। पुलिस FIR नहीं लिखती, बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी। अब इस केस के अंदर थोड़ा सा फर्क ये पड़ा कि रिम्पा हलदार के जो पेरेंट्स थे वो थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो वो पुलिस के साथ थोड़ी सी दलील कर पाए। इसी के साथ साथ अब तक लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था कि पुलिस उनकी बात क्यों नहीं सुन रही, उनके बच्चे 2-2 साल से वापस नहीं आए और पुलिस ने एक FIR तक नहीं लिखी। तो अब लोगों में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ रहा था और इसी दौरान एक वाकया होता है निठारी में। वो ये था कि बच्चे गली में गली क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी जो बॉल होती है वो जो बंगलो D5 है उसकी बैक साइड के ड्रेन या गटर में गिर जाती है। तो बच्चे वो बॉल उठाने में पड़ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है और वहाँ पर बच्चे एक चीज़ नोटिस करते हैं, वो ये था कि वहाँ पर एक गार्बेज बैग टाइप ऑफ एक कोई बैग था और उसके अंदर एक हाथ का स्केलेटन बाहर निकला हुआ था। ये देखकर सब में हाहाकार मच जाती है और क्योंकि ये D5 जिस पर ऑलरेडी शक है उसकी बैक साइड के गटर में मिला है, तो लोगों में और ज़्यादा उत्सुकता होती है कि ये हो ना हो ये उन्हीं में से किसी मिसिंग चिल्ड्रन का हाथ है। पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस एज यूजुअल ये कहकर लोगों को वहां से भगा देती है कि ये हाथ किसी बंदर या लंगूर का है, किसी और जानवर का है। और ये आपने मूवी में भी देखा होगा। लोग एक बार फिर से निराश, लेकिन यहां पर एक चीज हुआ, यहां पर लोगों का जो शक था D5 बंगलों की तरफ और उसमें काम करने वाले नौकर सुरेंद्र कोहली की तरफ वो और बढ़ गया और ये इस केस का टर्निंग पॉइंट भी बना। तो वही फिर लोगों में डर का माहौल, 1-2 बच्चे और गायब, 1 साल और बीत गया और फिर 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की जो पेशे से एक सेक्स वर्कर थी वो गायब हो जाती है। उसके घर से निकलने के लगभग 12 से 18 घंटे के बाद भी उसके घर पर ना आने पर उसके पिताजी को शक होता है। अब पायल जो है इस केस के अंदर ये पता था कहाँ गई थी और कहाँ से नहीं लौटी, और वो जगह थी मनिंदर पंढेर का घर। पायल जब भी मनिंदर नोएडा आता था अपने घर पर तो उससे मिलने जाती थी और उसे बुलाने वाला शख्स था सुरेंद्र कोहली। इस बार भी पायल सुरेंद्र कोहली के फ़ोन पर मनिंदर के घर जाती है और सेम रिक्शा वाला जो उसे हमेशा लेकर जाता है उसी के साथ जाती है। उसके जाने के काफ़ी देर तक उसके ना वापस आने पर उसके पेरेंट्स को डर लगने लगता है, शक होने लगता है कि हमारी बेटी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। लेकिन उन्हें ये पता है कि वो गई मनिंदर सिंह पंढेर के घर पर है। ये गई उस बंगलों में है, उस कोठी में है जहाँ पर ऑलरेडी 17-18 कत्ल होने की संभावना है। तो चलिए, पायल के पिता नंदलाल पहुंच जाते हैं मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी पर और उनका कॉन्फ्रंटेशन होता है मनिंदर से। मनिंदर को पूछते हैं कि मेरी बेटी यहाँ पर आई थी, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को मुझसे मिला, तुमने उसे कहीं छुपाया है। मनिंदर बोलता है कि तुम्हारी बेटी एक कॉल गर्ल है, मैंने उसे नहीं बुलाया और वो कहीं पर गई होगी, मुझे मत परेशान करो, और वो उसे ऐसा कहते हुए घर से निकाल देता है। अब नंदलाल को गुस्सा होता है। नंदलाल को पता है कि उसकी बेटी यहीं से गायब हुई है और वो फिर FIR लिखवाने जाता है निठारी थाने में। निठारी थाने में भी उसे बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि तुम्हारी बेटी एक प्रोस्टिट्यूट है, एक सेक्स वर्कर है
और हमारे पास सेक्स वर्कर्स को ढूंढने के लिए वक्त नहीं है। अब यहाँ पर तारीफ करनी होगी नंदलाल की परसिस्टेंस की, जिसने बाकी पेरेंट्स की तरह हार नहीं मानी और पहुंच गया नोएडा एसएसपी के पास। नोएडा एसएसपी एक बेहद ईमानदार अफसर थे। उन्होंने नंदलाल की बात सुनी और फौरन निथारी एसएचओ को ये ऑर्डर्स दिए कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। तो खैर, दबाव में आई पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और एफआईआर लिखती है। एफआईआर लिखने के तुरंत बाद सुरेंद्र कोहली को डिटेन करके थाने में बुला लिया जाता है। उससे पूछताछ शुरू होती है और कहा जाता है कि इस पूछताछ में वो सब उगल भी देता है। लेकिन अफसोस, हमारा सिस्टम ही है सर। उसकी गिरफ्तारी के 6 घंटे से भी कम में उसे निठारी के उस थाने से छुड़ा लिया जाता है। छुड़ाने वाला कौन था? मुनिंदर पंढेर। क्योंकि मुनिंदर पंढेर इस थाने में एक इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान था कि उसके एक फोन पर उसके नौकर को छोड़ दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे घर में ऐसा होता, मेरी गैर हाजिरी में, और मेरा नौकर ये सब कबूल लेता, तो मैं उसे रिलीज क्यों कराता? मैं तो उसे गोली मार देता। तो मुनिंदर ने ऐसा क्यों मुनिंदर ने क्यों छुड़ाया सुरेंद्र को? उसका कारण ये था कि मुनिंदर की 101% मिली भगत थी इन क्राइम्स में। मुनिंदर को पता था कि या उसकी पीठ पीछे या उसकी प्रेजेंस में उसके घर में क्या होता है। इसलिए मुनिंदर डर गया जब सुरेंद्र को डिटेन किया गया और उसने अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए मुनिंदर को वहां से रिलीज करा दिया। लेकिन उसके रिलीज होने के बाद ये जांच पड़ताल जो है वो बहुत धीमी पड़ गई। लेकिन नंदलाल जी कहाँ रुकने वाले थे? नंदलाल जी अक्टूबर 2006 में पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि मेरी बेटी के मिसिंग केस के अंदर पुलिस ने जांच पड़ताल रोक दी है और मुझे ये जांच पड़ताल दोबारा से चालू चाहिए। हाई कोर्ट तुरंत पुलिस को ऑर्डर देता है कि इस जांच पड़ताल को शुरू किया जाए और इसे एक नतीजे तक पहुंचाया जाए। अब पुलिस फिर से एक्शन में आ जाती है। इस बार पहली बार इन 3 सालों में D5 बंगलों का सर्च वारंट अटेन किया जाता है और पुलिस पहुंचती है मुनिंदर पंढेर के उस हॉरर हाउस में। वहां पर पहुंचते ही, क्योंकि सुरेंद्र को पहले बता चुका होता है कि उसने कहाँ पर क्या दबाया है, वहां पर पहुंचते ही जो उसका बैकयार्ड का एरिया था या जो घर के पीछे गार्डन टाइप का कुछ खुला जो आंगन टाइप का एक एरिया था, उसकी डिगिंग या खुदाई शुरू की गई और उसके अंदर मल्टीपल स्केलेटन्स मिले। पुलिस ये देखकर हैरान थी कि इतनी सी जगह में इतने सारे कंकाल कैसे खड़े हो सकते हैं, वो भी उनकी नाक के नीचे। अब मीडिया तक ये खबर पहुंच चुकी थी और मीडिया इस खबर को तूल देने लगी थी। तो लगभग पूरा एक दिन घर की बैकयार्ड के अंदर ये खुदाई चलती है और मल्टीपल यानी सैकड़ों हड्डियां, कंकाल, स्कल्स उसमें से बरामद होते हैं। अब लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी है। लोग D5 बंगलों की उस फेंस पर पहुंचने लगते हैं, जो कि आपने मीडिया में भी देखा होगा, जो कि आपने मूवी में भी देखा होगा, और हो सकता है आप नोएडा में हो उस टाइम पे तो आपने जाकर भी देखा होगा। अब घरों में बैठे लोग ये बात सोचकर हैरान हो रहे हैं कि जिस देश में वो रहते हैं, क्या उस देश में कोई न्याय नहीं है? क्या उस देश में वो सेफ नहीं है? एक के बाद एक बच्चे, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चों के कंकाल वहां से निकल रहे हैं, जिनके माँ बाप ये गुहार लगाते रहे कि साहब हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन नहीं, पता नहीं पुलिस किस बात का वेट करती रही। खैर 2 या 3 दिन तक ये खुदाई चलती है। खुदाई के साथ साथ जो घर के बैक साइड वाला ड्रेन था, अब उसमें से भी बहुत सारी थैले, बैग्स निकाले जाते हैं, जिसके अंदर पीसेस के अंदर जो डेड बॉडीज थी उनको डाला गया था, जिनकी हड्डियां, जिनके कंकाल एक एक करके उस जो बदबू मारता हुआ ड्रेन था उधर से मिलते हैं।
इन सम केसेस जो स्केलेटन्स के ऊपर लगा हुआ मांस था वो फ्रेश था, यानी ये सिलसिला पुलिस के वहाँ पर पहुँचने से कुछ दिन पहले तक भी चलता रहा। अब देश में ये खबर सबसे बड़ी खबर बन जाती है, हमारे देश की मीडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी। लगभग हर न्यूज़ चैनल पर लाइव अपडेट्स दिखाए जाते हैं कि निठारी में क्या हुआ और पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया। तो फाइनली 29 दिसंबर 2006 को मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया जाता है उन्हीं के इस D5 बंगलों से। अब सोचने वाली बात यह है कि कोहली ने जो किया वो तो किया, पंढेर को क्यों गिरफ्तार किया गया? उसका रीजन, उसका कारण ये था, जिसमें बाद में वो कन्विक्ट भी हुआ और छूट भी गया। जो उसमें सबसे बड़ा चार्ज लगाया गया वो था इमोरटल ट्रैफिकिंग का, यानी उसकी इन्वॉल्वमेंट इन लाशों को ठिकाने लगाने में भी सामने आई। उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रिम्पा और पायल के कत्ल में भी सामने आई, और उसकी इन्वॉल्वमेंट इस सारे राज को छुपाने में भी सामने आई। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लोगों में राहत की सांस आती है कि आखिर निठारी हत्याकांड के 2 दरिंदे पकड़े गए और अब इन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन उसकी टाइमलाइन मैं आपको बताऊं उससे पहले आपके सबके दिमाग में ये होगा कि नंदलाल जी को इंसाफ मिला या नहीं, नंदलाल जी की बेटी के साथ हुआ क्या। तो वो कहानी पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे। तो नंदलाल की बेटी पायल जो एक कॉल गर्ल थी, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, वो अक्सर मनिंदर से मिलने उसके कहने पर, सुरेंद्र की कॉल पर उसके घर पर जाया करती थी। लेकिन शायद उस दिन मनिंदर घर पर नहीं था और सुरेंद्र जो पायल की रेगुलर विजिट्स और उसके घर पर आने से पायल को पसंद करने लगा था, उसने सोचा कि आज क्यों ना मनिंदर का बहाना लगाकर इसे घर बुलाया जाए और उसे अपने दिल की बात बता दी जाए। पायल घर पर आती है, मनिंदर उसे खाना वाना बनाकर, चाय वाय बनाकर देता है और मनिंदर अपने दिल की बात उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस पर पायल उसे एक इंसल्टिंग जवाब देती है और वो ये था कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझसे शादी करोगे, एक नौकर हो और एक नौकर बनकर ही रहो। और ऐसा कहने पर सुरेंद्र जो ऑलरेडी एक साइकोपैथ था, उसका दिमाग और ज़्यादा घूम जाता है। और उसके बाद आपने मूवी में भी देखा सेक्टर 36 में कि वो किस तरह से पायल को गला घोंट कर मारता है और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाता है। तो बाद में इसने कन्फेस भी किया कि उसने पायल को ईगो इश्यूज के चलते मारा और उसके बाद शायद उसका भी मांस पका कर खाया या नहीं खाया, who knows। तो पायल के साथ ऐसा होता है। अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या हुआ, टाइमलाइन क्या रही इनके अरेस्ट। तो दोस्तों इंटरनेट पर बड़ी डिटेल्ड टाइमलाइन मौजूद है कि इनके अरेस्ट से लेकर 2023 तक इस केस में क्या हुआ। मैं आपको उसके बड़े मेन बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर पढ़कर सुना रहा हूँ। 29 दिसंबर को इनकी अरेस्ट होती है, 30 दिसंबर को और स्केलेटन्स मिलते हैं। 11 जनवरी यानी 11 जनवरी को ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है, इस कारण से कि जो लोकल पुलिस थी वो इनकेपेबल थी इस तरह की सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन को करने में। 27 फरवरी को कोहली कन्फेस करता है, जिसका कन्फेशन आपकी कुछ क्लिपिंग्स आपने इंटरनेट पर भी देखी होंगी और मैं इस वीडियो के शुरू में लगा भी दूंगा। 2009 फरवरी को कोहली को कन्विक्ट कर दिया जाता है रिम्पा हलदार के केस में और इसे डेथ सेंटेंस मिलता है। सितंबर 10 को कोहली और मनिंदर दोनों को डेथ सेंटेंस मिलता है। 2010 जनवरी को इनका डेथ सेंटेंस बरकरार रहता है। जुलाई 2014 में जो कोहली ने एक पिटीशन लगाई थी कि उसके डेथ सेंटेंस को रोक दिया जाए, उसे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिजेक्ट कर देते हैं। सितंबर 8 को कोहली का जो डेथ सेंटेंस है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो होने वाला होता है सितंबर 12 को मेरठ की जेल में। सितंबर 8 को यह फैसला आता है। सितंबर 12 को ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी एग्जीक्यूशन पर एक इंटरिम स्टे लगा देती है अक्टूबर 19 तक। फिर जनवरी 2015 को
एग्जीक्यूशन होल्ड कर दिया जाता है। जुलाई 24, 2017 को दोनों को पिंकी सरकार केस के अंदर भी डेथ सेंटेंस मिलता है। 2017 से 2019 तक अलग अलग केसेस में कोहली को डेथ पेनल्टीज मिलती हैं। फिर 2021 जनवरी में पंढेर को छोड़ दिया जाता है, पंढेर इक्विट हो जाता है बाइजद बरी। 2023 अक्टूबर 16 को पंढेर और कोहली दोनों को छोड़ दिया जाता है। तो ये थी इस केस की टाइमलाइन। दोनों बाइजद बरी 19 लोगों को मारने के बाद दोनों आरोपी 2023 में बाइजद बरी, आजाद पंछी, आजाद परिंदे। अब इस डिसीजन के बाद बहुत बैकलैश हुआ मीडिया से, विक्टिम की फैमिली से, जनरल पब्लिक से, कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इन लोगों को अनफेयर छोड़ रहा है। तो क्या इसमें जुडिशियल सिस्टम की गलती है? जी नहीं। जुडिशियल सिस्टम हमारे इमोशन से पहले फैक्ट्स को और ह्यूमन राइट्स को रखता है। इस केस में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जब इन लोगों को एक्विट किया गया, तब जो कोर्ट्स थे उन्होंने ये दलील पेश की कि जिस तरीके से निठारी में इनिशियल जांच हुई और जो एविडेंस इकट्ठा किए गए, उससे ये बात प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है कि सुरेंद्र और मनिंदर ने ही ये कत्ल किए। हाँ, वहाँ से कंकाल मिले, वहाँ से लाशें मिली, लेकिन उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस में, जैसे आयुषी तलवार केस में, अगर ढंग से नहीं होगी तो बाद में इसका खामियाजा विक्टिम्स को भुगतना पड़ेगा। इस केस में यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस, जिसने शुरू में जांच पड़ताल रो रो कर शुरू करी, और जब इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस उनके पास आई, तब शायद उन्होंने वो कलेक्ट करने का तरीका, शुरू में जो कागजी कार्रवाई थी वो ऐसे नहीं की कि कोर्ट को ये लगे कि हाँ, ये कन्विंसिंग एविडेंस है कि इन लोगों को जेल में रखना चाहिए, इन्हें कन्विक्ट करना चाहिए। तो कोर्ट ने अपना काम किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस भी अपना काम उस पहली मिसिंग चाइल्ड की रिपोर्ट को लिखकर कर देती, तो क्या ये 19 लोग आज जिंदा नहीं होते? क्या ये अपनी जिंदगी में कुछ ना कर रहे होते? क्या आज हमारा विश्वास हमारे देश की पुलिस और हमारे देश का जो ओवरऑल एक प्रशासनिक सिस्टम है उस पर ना बना रहता? जी हाँ, बना रहता। इन लोगों का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ इसके सिवा कि ये बहुत गरीब थे और ये उस नेबरहुड में रहते थे जहाँ पर ऐसा एक दरिंदा भी रहता था। अगर शुरू में ही पुलिस अपना काम करती तो आज ये कहानी मैं आपको ना सुना रहा हूँ। खैर, जो है सो है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोहली शायद अभी भी जेल में है, एक केस उस पर पेंडिंग है, तो उसकी मैंने अभी थोड़ी रिसर्च और करनी बाकी है, बट आई विल गेट बैक टू यू जैसे इस केस में कोई अपडेट आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। चीयर्स। पैक टाइम स्टोरीज।